नमस्कार। तो आज़ादी के बाद से भारत जो एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर है, आखिर इसकी बुनियाद क्या है? आज हम उन 4 स्तंभों यानी पिलर्स को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। सेना की ताकत से लेकर एक आम इंसान के सपनों तक। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और इस सफर को भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के इन शब्दों से बेहतर कौन बयां कर सकता है। ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी है। एक ऐसे देश की कहानी जिसके सपने उसे सोने नहीं देते, चाहे वो सरहद पर हो, फैक्ट्रियों में हो या फिर लैब्स में। तो हम इस कहानी को 4 मेन हिस्सों में देखेंगे। पहला पिलर है हमारी संप्रभुता के प्रहरी यानी हमारी सेना। दूसरा है आकांक्षाओं का इंजन जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। तीसरा है 1 अरब लोगों का विजन जिसमें साइंस और लीडरशिप की बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से, संप्रभुता के प्रहरी। देखिए, किसी भी नए देश के लिए सबसे पहला चैलेंज होता है अपनी सीमाओं को महफूज करना, और भारत के लिए ये जिम्मेदारी हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपने कंधों पर उठाई। आज़ादी मिली नहीं कि भारतीय सेना की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। 1947 में कश्मीर का मुद्दा, फिर 65 और 71 की जंग, हर दशक एक नई चुनौती लेकर आया। इन लड़ाइयों ने न सिर्फ हमारी सरहदों को बचाया, बल्कि 1999 के कारगिल युद्ध ने तो दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल चोटियों पर भी तिरंगा लहरा सकते हैं। और ये ताकत, इसका पैमाना भी जबरदस्त है। लगभग 14.5 लाख एक्टिव सैनिक। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेनाओं में से एक है। लेकिन ये बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये जाट रेजिमेंट जैसी ऐतिहासिक रेजिमेंट्स की विरासत की भी है, जिनका युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान आज भी दुश्मनों के दिलों में एक खौफ पैदा करता है। ये परंपरा और मॉडर्निटी का एक जबरदस्त संगम है। और जरा हमारी वायुसेना के इस सफर को देखिए। कहाँ 1933 के वो वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन्स और कहाँ आज के अत्याधुनिक राफेल जेट्स। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। बालाकोट जैसे ऑपरेशनों ने ये साबित कर दिया है कि हमारी एयर पावर अब किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सेना से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पिलर की, आकांक्षाओं का इंजन। ये कहानी है भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की। और इस बड़ी कहानी को समझने के लिए हम एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत जरूरी चीज पर ध्यान देंगे। एक ऐसी कार जिसने पूरे देश को पहिए दे दिए। कीमत थी 47,500 रुपये। आज सुनने में ये शायद ज्यादा न लगे, लेकिन सोचिए 1983 में इस एक कीमत ने एक क्रांति ला दी थी। पहली बार भारत के मिडिल क्लास परिवार के लिए कार खरीदना सिर्फ एक दूर का सपना नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन गया जिसे छुआ जा सकता था। मतलब इसने कार को जो अमीरों की चीज मानी जाती थी, उसे आम आदमी का सपना बना दिया जिसे वो पूरा कर सकता था। मारुति 800 सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो आज़ादी थी, तरक्की थी और बदलते हुए भारत का सिंबल थी। और इसका असर इतना गहरा था कि 1997 तक भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली हर 10 में से 8 कारें मारुति की थी। कमाल है ना? और ये विरासत ये आज भी जिंदा है। देखिए, आज भी मार्केट का लगभग 45% हिस्सा मारुति सुजुकी के पास है। वो छोटी 800 अब बड़ी बड़ी एसयूवीज और आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के सपने और आकांक्षाएं बदली हैं। लेकिन देखिए, ये जो आर्थिक तरक्की के सपने हैं, ये तभी पूरे हो सकते हैं जब देश के पास एक साइंटिफिक सोच हो और एक मजबूत लीडरशिप हो। यहीं से हमारा तीसरा पिलर शुरू होता है, 1 अरब का दृष्टिकोण। और इस सोच को एक इंसान से बेहतर कोई नहीं समझा सकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रामेश्वरम की गलियों में अखबार बेचने वाले एक लड़के से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर, डॉक्टर कलाम की जिंदगी खुद भारत के सपनों की कहानी है। पहले उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भारत को स्पेस में पहुंचाया और फिर मिसाइलें बनाकर देश को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाया। उनके इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनी ये जो 5 मिसाइलें थी ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये सिर्फ हथियार नहीं थीं, ये एक तरह से भारत की रक्षा की 5 उंगलियां बन गई, एक मजबूत मुट्ठी। इसने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल कर दिया जो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं।
तो सेना हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, विज्ञान भी हो गया। अब आते हैं चौथे और आखिरी स्तंभ पर, दुनिया के मंच पर भारत। यहाँ भारत का मूल मंत्र रहा है रणनीतिक स्वायत्तता, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब सीधा सा है, किसी एक टीम का हिस्सा नहीं बनना, अपने देश के फायदे के हिसाब से सबके साथ रिश्ते बनाना। इस बैलेंस को समझने के लिए ना दो एकदम अलग अलग उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है रूस, जिसके साथ हमारा टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक रिश्ता है जो डिफेंस और एनर्जी पे टिका है, और दूसरी तरफ है हमारा पड़ोसी नेपाल, जिसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता है जो कल्चर पे आधारित है, पर जहां अपनी अलग तरह की चुनौतियां भी हैं। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता बड़ा गहरा है, पर उतना ही पेचीदा भी। एक तरफ देखिए, व्यापार, ऊर्जा और संस्कृति हमें कस के जोड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ काला पानी जैसे बॉर्डर के मुद्दे हैं, चीन का बढ़ता असर है जो इस रिश्ते में एक तनाव भी पैदा करते हैं। तो ये एक लगातार बैलेंस बनाने वाला खेल है। और जब हम रूस के साथ उस टाइम टेस्टेड रिश्ते की बात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारी डिफेंस पार्टनरशिप। देखिए, आज भी भारत के लगभग 60% रक्षा आयात रूस से ही होते हैं, जिसमें S-400 जैसा गेम चेंजिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। तो सेना, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते, जब इन चारों पिलर्स को हम एक साथ रखकर देखते हैं, तब जाकर आधुनिक भारत की असली तस्वीर बनती है। ये अलग अलग धागे मिलकर एक मजबूत चादर बुनते हैं, जिस पर देश का भविष्य खड़ा है। सोचिए, एक मजबूत सेना है जो बॉर्डर संभालती है ताकि देश के अंदर आर्थिक तरक्की का इंजन चल सके। उस इंजन को ताकत देती है हमारी साइंटिफिक सोच और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति। दुनिया में इस बढ़ती ताकत के लिए जगह बनाती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इन मजबूत पिलर्स पर खड़े भारत के सामने अब 21वीं सदी की नई चुनौतियां हैं, नए मौके हैं, और सवाल यही है कि भारत अपना अगला अध्याय कैसे लिखेगा।